हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा अध्याय चल रहा था एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि उत्सर्जित उत्पाद अर्थात उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इस अध्याय के अंदर हमने हमारे किडनी की संरचना यानी कि वृक्क की संरचना के बारे में समझ लिया था, और उसकी जो महत्वपूर्ण इकाई थी वो कौन सी थी, वो थी हमारे नेफ्रॉन। उसके बारे में हमारी चर्चा करना बाकी था। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो कक्षा है, उसमें हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, हम चर्चा करेंगे हमारे वृक्क यानी कि किडनी की महत्वपूर्ण संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई के बारे में, जो कि क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग क्या है, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी हम इसे नेफ्रॉन ही बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई अलग से ऐसा कोई नाम नहीं है। ठीक, अब यहां पे हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो पहला पॉइंट हमारा यह हो जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि हम नेफ्रॉन की अगर बात कर रहे हैं तो नेफ्रॉन में क्या 1,30,000 सूक्ष्म, जो कहते हैं कि हम एक तरह से कि नलिका में उपस्थित होती है, सूक्ष्म रूप में ये पाया जाता है। तो कितनी संख्या होती है इसके नेफ्रॉन्स की, लगभग हम बता दें कि इसके भीतर 1.3 यानी कि 1.3 मिलियन जो है इसमें उपस्थित होते हैं ये। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात हो गई। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्या है, क्रियात्मक इकाई है। पहला पॉइंट तो हमारा यहां हो गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करें तो दूसरे पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनके अंदर इनमें 1.3 मिलियन यानी कि 1,30,000। आई बात समझ में, उपस्थित होते हैं। क्लियर। चलिए तीसरे पॉइंट की हम चर्चा करें अगर इसी के भीतर, तो हमारे शरीर में रक्त का जो रासायनिक संगठन होता है वो कहां होता है, एक तरह से कहते हैं कि यह जो नेफ्रॉन्स हैं यही करते हैं। ठीक है, रक्त का रासायनिक संगठन इन्हीं में होता है, इन्हीं में होता है। ठीक है, चौथे पॉइंट की हम बात करें, यह संरचना रक्त का शुद्धिकरण करती है तथा आयनों का संतुलन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से निष्कासन होता है।
का शरीर से क्या होता है? निष्कासन होता है। ठीक है, जैसे सोडियम आयन रहे, कुछ आयन्स रहे, वो क्या होते हैं यहाँ किस तरह से जो है इसके अंदर आयन एब्जॉर्ब होते हैं, किस प्रकार की इनकी संरचना होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमने मोटे मोटे तौर पर क्या समझ लिया कि जो नेफ्रॉन्स है वो क्या है, हमारे वृक्क की यानी किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, संख्या में कितने 1.3 बिलियन इनके अंदर जो होते हैं सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती है। ठीक, हमारे शरीर में रक्त का जो रासायनिक संगठन है यानी कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक ना, ब्लड का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, रासायनिक जो क्रिया होती हैं, संगठन होता है, वो इसी के अंदर होता है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, संगठन इन्हीं में होता है। ये संरचना का क्या करती है, ये रक्त का शुद्धिकरण होता है एक तरह से यहाँ पर। ठीक है ना, रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनका यहाँ पे क्या होता है कि रक्त से ही मूत्र का निर्माण होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है, उसी में से क्या हो रहा है कि यूरिन का यानी कि यूरिया का भी निर्माण हो रहा है, और हमारे शरीर से क्या है, यूरिया पास आउट हो रही है, मतलब यूरिन मूत्र जो है वह पास आउट हो रहा है, यानी कि बाहर की तरफ निष्कासित किया जा रहा है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या समझ लिया, नेफ्रॉन के बारे में देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, कि नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए, तो आपने एक पॉइंट नोट डाउन कर लिया, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए फटाफट से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। ठीक, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए पॉइंट नोट डाउन कर लिए। अब देखिए, अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। तो ये तो नेफ्रॉन के बारे में हमने जनरली थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब हम चर्चा कर लेते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना होती है। ठीक है, आइए, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, नेफ्रॉन की संरचना, रुकिए, संरचना। ठीक है, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। अब देखिए, आप डायग्राम जो मैं बना रहा हूं मेरे साथ साथ आप बनाइएगा ताकि आपकी भी अच्छे से क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे संरचना किस प्रकार से होती है। ये देखिए, कुछ इस तरह से यू शेप का एक संरचना होती है। रुकिए आप, एक प्याले नुमा संरचना है। ठीक है, देखिए प्याला बना रहा हूं, कुछ इसी तरह से संरचना होती है, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्याले नुमा संरचना है जिसमें नीचे की तरफ क्या जा रही है, हमारी पीसीटी अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका इसमें जुड़ी हुई है। तो इसमें कुछ इस तरह से ये देखिए आपकी ये संरचना कैसे रहती है, कुछ इस प्रकार रहती है। ठीक है, अब यहीं से इसी भाग से यह डिसेंडिंग भाग की तरफ जा रही है। ठीक है, ये जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा डिसेंडिंग भाग है।
यानी कि इसे हम क्या कह देंगे, ये हो गया हमारा आरोही भाग, ठीक है। और ये क्या था, ये हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग था, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? चलिए अब यहां सर, यहां से इसके अंदर घुमाव आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए आप, आई बात समझ में? ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, यू शेप बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। अब ये कहां जाकर जुड़ रहा है, ये हमारी डीसीटी में, ठीक है। इसी प्रकार से ये संरचना ये देखिए किस तरह से डायग्राम बना, देखते जाइएगा आप। ये जो संरचना है इसको हम बोलेंगे डीसीटी, यानी कि दूरस्थ नलिका, ठीक है, डाइस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चलिए अब ये कहां जाके खुलती है, यह जाके खुलेगी एक प्रकार की कलेक्टिंग डक्ट में। किसमें खुलेगी जाकर, कलेक्टिंग डक्ट में। ये क्या बना दी हमने, कलेक्टिंग डक्ट बना दी है, ये देखिए आप। ये इस तरह से ये क्या बन गई है हमारी, एक कलेक्टिंग डक्ट। कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। अब देखिए यहां पर ये आपका एक सिंपल सा डायग्राम हो गया, किसका, हमारे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो यहां पर कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसका नाम करते हैं, नामकरण करते हैं, यानी कि इसको हम, इसके जो नेम है वो लिखेंगे हम। तो देखिए यहां पर ये जो आपको प्याले नुमा संरचना नजर आ रही है, ठीक, कैसी संरचना है ये, प्याले नुमा संरचना है, ठीक है। चलिए तो ये जो प्याले नुमा संरचना है इसमें भी क्या होती है कि अंदर की और बाहरी, और जो आंतरिक व बाहरी जो होती है, दो तरह की परतें होती हैं, ठीक है। जो इसकी हम कहते हैं कि जो बोमन संपुट है, इसकी जो बाहरी परत है उसको हम क्या बोलते हैं, शल्की कोशिका। ये क्या है, कंप्लीट, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा बोमन कैप्सूल। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला भाग कहलाएगा बोमन संपुट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, बोमन कैप्सूल, ठीक है, एक कैप्सूल की तरह, यानी कि प्यालेनुमा संरचना है, जिसको हमने क्या बोला, बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल बोला, ठीक है। अब इसकी जो ये अंदर की सतह है, यह अंदर की सतह, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है, शल्की उपकला से, ठीक। और जो ये बाहरी सतह है, ठीक है, ये जो बाहरी सतह है, ठीक है, बाहरी सतह शल्की उपकला से, और जो अंदर की सतह है, ठीक है ना, ये बनी होती है हमारी एपिथेलियम से। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए इसी बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है कि कुछ छल्लेनुमा संरचना, यानी कि कैस्टम केशिकाओं का जो गुच्छे होते हैं, वह
इस तरह से उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या है? केशिकाओं के गुच्छे हैं। ठीक, इस तरह से ये। ठीक है, तो ये जो गुच्छे होते हैं, इन गुच्छों को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यानी का क्या कहेंगे इनको हम? ग्लोमेरुलस, यानी कि केशिका के गुच्छे। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये जो भाग है यह कहलाएगा हमारा कोशिका के गुच्छे, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, ये कोशिका गुच्छे अर्थात ग्लोमेरुलस। ठीक है, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर क्या उपस्थित है? ग्लोमेरुलस उपस्थित है। ठीक है, अब ये जो बोमन कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमन कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं यहां पर इसे मेलपिगियन बॉडी। मेलपिगियन बॉडी, या इसको हम कह देते हैं रीनल कार्पसल्स। क्या बोल देते हैं? और रीनल कार्पसल बोल देते हैं, क्योंकि यहां पे जो रीनल शब्द है उसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? किडनी के लिए करते हैं। तो यहां पे जो कार्पस सेल्स हैं, ये जो कोशिकाएं उपस्थित हैं, इन दोनों को मिलाकर, यानी कि जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है और जो बोमन कैप्सूल वाला पार्ट है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं हम? मेलपिगियन बॉडी, या फिर हम इसको रीनल कार्पसल्स कह देते हैं। आइए बात समझ में। चलिए, तो इसको हमने मिलाकर क्या बोल दिया? बोमन संपुटिया, और ग्लोमेरुलस को हमने मिलाकर बोल दिया मेलपिगियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स। आ गई बात समझ में? अब देखिए, यहां पर ऊपर की तरफ जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, क्या पसंद उठता है? ये वाला भाग जो है आपको, इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे यहां पर एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि ये हो जाएगी हमारी अभिवाही धमनिका। इसे हम क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या करेगी? ये रक्त को लेकर आएगी। ये क्या कार्य काम रही है? रक्त को लेकर आने का काम कर रही है। तो इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलेंगे इसको हम? एफरेंट आर्ट्रियोल। और इसी को हम क्या कहते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल को हम बोलते हैं अभिवाही धमनिका। क्या कहते हैं इसको हम? अभिवाही धमनिका कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो अब मैं इसको अंडरलाइन आपको करता हूं कि ये क्या है। इसको हम पीले भाग से बना के बता देते हैं कि ये पीला भाग जो है, ये है हमारा बोमन कैप्सूल का भाग है। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, और ये जो हमारी अंदर की जो ग्लोमेरुलस है, इसको हम पिंक कलर की चौक से, यानी कि रेड कलर से बता देते हैं। तो ये क्या हो गया? कुछ इस तरह से इसके अंदर ये है गुच्छे बने हुए हैं। ये आप देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये लाने वाली धमनिका, इसे हमने क्या बोला? एफरेंट आर्ट्रियोल बोला। ठीक, यानी कि अभिवाही धमनिका बोला। और जो रक्त को लेकर जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, यहां पे आकर मिलती है शल की उपकला है के पास। ठीक है, ऊपर वाला जो भाग है इसे बोलेंगे हम एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो दूसरा भाग है इसे हम बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्ट्रियोल। ये हो गई हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल। इसको हम क्या कहते हैं? यह है हमारी अभिवाही धमनिका, और इसको हम क्या कहेंगे? अपवाही धमनिका। तो यह हमारी क्या कहलाएगी? अपवाही धमनिका। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए, अब देखिए, इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला? मेलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स बोल दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां से जो सप्लाई है
ये वाला जो भाग है इसे हम किससे बना देते हैं, इसे हम ऑरेंज कलर की चौक से बना देते हैं ताकि आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये जो भाग है कैसा है, ये आपको कुंडलित भाग नजर आ रहा है इस तरह का। ये जो कुंडलित भाग है इस भाग को हम बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी से हमारा तात्पर्य क्या है, पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, यहां पर क्या होता है, ये जो इसमें क्या होता है कि ये तो सरल घनाकार उपकला से मिलकर बने हुए होते हैं, और इसमें क्या होते हैं कि अंगुलीनुमा प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं ये क्या करते हैं, ये लवणों का एक तरह से अवशोषण करते हैं। ठीक, आई बात समझ में, ये लवणों का अवशोषण भी करते हैं, और इनमें क्या होता है कि सघन माइटोकॉन्ड्रिया भी के रूप में भी उपस्थित होती है। ठीक, उसी वजह से क्या होता है कि ये लवणों का जो है यह पुनः अवशोषण यहां पर हो जाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से लवण है उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, जैसे सोडियम लवण हो गए। ठीक है ना, एब्सॉर्प्शन जो हो रहा है वो यहां पर होता है। ठीक है, इस वाले भाग को हमने क्या बोल दिया, ये वाला भाग हमारा कहलाएगा पीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। आई बात समझ में, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसे हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्यों समीपस्थ क्यों बोला, क्योंकि ये बोमन कैप्सूल के बिल्कुल क्या है, पास से होकर निकलती है। तो इसको हमने क्या बोला, पहले कौन सी है, यही है, तो इसे हमने बोला समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहां पे क्या हो रहा है, लवणों का पुनः अवशोषण होता है। आ गई बात समझ में। चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहां से ये भाग है, अब इस जगह से ये जो भाग शुरू होता है, ये वाला भाग आपका, इसे हम बनाते हैं हमारी ग्रीन चौक से। ठीक है, ये जो भाग है इस भाग को हमने क्या बोला था, ये हमारा डिसेंडिंग भाग है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट आपको यू शेप लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये यू के आकार की जो संरचना है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। तो इसे हम किस नाम से लिख देंगे, ये है हमारा लूप हेनले। ठीक है, लूप बोल देंगे यू शेप का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। आई समझ में बात, क्लियर है। यू शेप का जो स्ट्रक्चर है ना, तो इसे हम बोलते हैं कि ये यू शेप है। ये यू शेप स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, हमारा लूप ऑफ हेनले है। ठीक, अब देखिए ये वाला जो भाग है ये कैसा है, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा असेंडिंग भाग है, सॉरी ये हमारा डिसेंडिंग भाग है। जो कहां जाकर जुड़ रहा है, ये डिसेंडिंग भाग, और ये हमारा असेंडिंग भाग। ये जाकर जुड़ रहा है किसमें, डीसीटी के अंदर। कहां खुल रहा है, ये डीसीटी में खुल रहा है। जिस प्रकार से पीसीटी से निकला और ये कहां जा रहा है, ये डीसीटी में जा रहा है। पीसीटी भाग को हमने क्या बोला था, पीसीटी भाग को हमने बोला था समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो डीसीटी भाग है उसको हम बोलते हैं डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका। आ गई बात समझ में, दूर स्थित है तो हमने इसको क्या बोल दिया, दूरस्थ कुंडलित नलिका बोल दिया। क्लियर। तो ये वाला जो भाग है आपका, अब ये वाला भाग क्या कहलाया, ये वाला भाग हमारा कहलाया डीसीटी। क्या कहलाया ये भाग, डीसीटी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये डीसीटी वाला रीजन किस में खुल रहा है, हमारी कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुल रहा है। इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखिए ये वाला जो भाग है, इस भाग को हमने क्या कह दिया, ये वाला भाग हमारा कहलाया, इसे हमने कहा डिसेंडिंग, यानी कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, यह कहलाएगा हमारा आरोही भुजा, आरोही भुजा। आई बात समझ में। इसे हमने क्या बोलेंगे,
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आरोही भुजा के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने बात करी कि जो बोमन कैप्सूल है, सबसे पहले देखिएगा ये जो बोमन कैप्सूल है इसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस यानी कोशिकाओं के गुच्छे हैं। अब इन्हीं कोशिकाओं के गुच्छों में क्या कहते हैं कि कुछ उंगलीनुमा जो है बोमन कैप्सूल के अंदर कुछ उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, यह उंगलीनुमा प्रवर्ध क्या कार्य करते हैं, यह जो उंगलीनुमा प्रवर्ध, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ प्रवर्ध बना देते हैं ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे कि इसमें कुछ भीतर की तरफ हम कहते हैं कि इस तरह से कुछ प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे मान लेते हैं कि इसमें क्या है, कुछ उंगलीनुमा, यहां पर इसमें कुछ उंगलीनुमा प्रवर्ध उपस्थित है। ठीक है, तो ये जो चारों ओर घिरे रहते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये प्रवर्ध चारों तरफ घिरे हुए हैं कोशिकाओं के, इनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। ठीक, यह पोडोसाइट्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में सहायता करते हैं। क्या कार्य कर रहे हैं, ये फिल्ट्रेशन के अंदर सहायता कर रहे हैं। पहली चीज क्लियर हो गई आपको। ठीक है, और इन्हीं के बीच में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो पोडोसाइट्स हैं, ठीक है ना, ये पोडोसाइट प्रेजेंट हैं, इन्हीं के मध्य में क्या छोटे छोटे बारीक बारीक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, ये छिद्र हमारे कहलाते हैं स्लिट पोर। क्या कहलाते हैं, छोटे छिद्रों को बोलते हैं हम स्लिट पोर। आई बात समझ में? चलिए, अब यहां से क्या खुलता है, यहां से जो हमारा पीसीटी वाला भाग है, अब हमारा ये पीसीटी वाला भाग खुलता है। ये पीसीटी वाला भाग किससे मिलकर बना है, ये बना है हमारी सरल घनाकार उपकला से। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे ये सरल घनाकार उपकला से मिलकर बना हुआ है। इसमें भी क्या होते हैं कि अंगुलीनुमा यानी कि फिंगर लाइक प्रोडक्शन, कैसे हमने बात करी थी ना जब हमने टिश्यू का चैप्टर पढ़ा था, जंतु तक में जब हमने पढ़ा था तो हमने बात करी थी किसके बारे में, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम किसमें प्रेजेंट है, हमारी पीसीटी के अंदर प्रेजेंट है। और इसी के अंदर क्या है कि कुछ उंगलीनुमा प्रवर्ध, अंगुली के समान कुछ प्रवर्ध या उभार पाए जाते हैं। ठीक, यह अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध होते हैं ये क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो इसका एरिया है उसको क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। तो इसमें जो प्रवर्ध उपस्थित है ये इसके क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं। जब इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसी के साथ साथ क्या होगा कि इसमें ज्यादा मात्रा के अंदर जो लवणों का है वो अवशोषण होगा, क्योंकि इसके क्षेत्रफल का क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ाने के लिए क्या उपस्थित है, इसमें ये प्रवर्ध उपस्थित है। आई बात समझ में? चलिए, अब साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है, लवणों का शोषण हो रहा है। इसके बाद किसमें खुल रही है, एक यू शेप का एक संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हमने क्या बोला, यू शेप की संरचना, इसको हमने बोला लूप बोला, एक लूप है। ठीक, तो ये कैसा है, इस तरह का जो लूप बन के आ रहा है इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी कि आरोही भुजा। अब ये कहां जा रही है, इस यू शेप स्ट्रक्चर से होती हुई वापस किसमें खुल रही है, डीसीटी वाले भाग में खुल रही है। तो इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे अवरोही भुजा। क्या कह देंगे इसको हम, अवरोही भुजा। कैसा हो गया ये स्ट्रक्चर, ये अवरोही भुजा, यानी कि तो डिसेंडिंग हो गई। ठीक, और ये कैसी हो गई, असेंडिंग हो गई। आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए ये असेंडिंग पार्ट किस में खुल रहा है, ये असेंडिंग पार्ट एक और जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि कुंडलित श्रृंखला है या कुंडलित नलिका है, इसके अंदर खुल रहा है। और ये कुंडलित नलिका क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं डीसीटी। इसे हम क्या बोलते हैं, डीसीटी। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये हो गए हमारी डीसीटी। ठीक है, यानी कि डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक? तो ये हमारी क्या हो गई, डीसीटी हो गई। अब इस डीसीटी वाले भाग से ये कहां पे जाके खुलेगी, ये जो डीसीटी वाला भाग है, दूरस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग है, ये जाके खुल रहा है किसमें, एक हम कह सकते हैं कि एक संरचना है जिसको हमने क्या बोला, एक डक्ट लाइक संरचना है, इसको हमने बोला कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोला इसे हमने, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कहां जाकर खुल रही है, एक कलेक्टिंग डक्ट में खुल रही है, संग्राहक नलिका जिसे हम कह देते हैं। तो ये क्या हो गई, ये है हमारी संग्रह नलिका, जिसे हमने क्या बोला,
कलेक्टिंग डक्ट कहा। क्या कहा इसे हमने? कलेक्टिंग डक्ट कहा, संग्राहक नलिका कहा। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, ये पूरी क्या हो गई हमारी? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गई, जिसे हमने क्या कह दिया? संग्राहक नलिका कह दिया। तो इस तरह से जो होती है हमारे जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वह होता है। आई बात समझ में आपको? एक बार फिर से हम इसको वापस से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो आपको एक प्यालेनुमा संरचना नजर आ रही है, इस प्यालेनुमा संरचना को हमने क्या बोला? ये है हमारा बोमन संपुट, यानी कि बोमन कैप्सूल। ठीक, और इसी के ऊपर की तरफ आपको जो प्यालेनुमा संरचना है, इसमें आपको कुछ कोशिकाओं का गुच्छा नजर आ रहा है। ठीक है, इन कोशिकाओं के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसका एक हिस्सा क्या कहलाता है? एफरेंट आर्ट्रियोल कहलाता है, जिसे हमने क्या बोला था? अभिवाही धमनिका बोला था। और एक हिस्सा कौन सा है जो रक्त को लेकर जा रहा है? ठीक है, लेकर आ रहा है और एक लेकर जा रहा है, दो हिस्से, एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, तो जो एफरेंट वाला हिस्सा है उसको हमने बोला अभिवाही धमनिका, और जो इफरेंट वाला हिस्सा है उसको हमने बोला अपवाही धमनिका। ठीक, और जो ये बोमन कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस वाला जो मिश्रित भाग है, इन दोनों को मिला के हमने इस भाग को क्या बोल दिया? हमने मेलपिगियन बॉडी या फिर इसको रीनल कार्पसल बोल दिया। रीनल कार्पसल हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि ये हमारे किडनी से संबंधित है, इसलिए यहां पे हमने इसको क्या बोल दिया? रीनल कार्पसल बोल दिया। ये जो बोमन कैप्सूल है, यह इसकी जो भीतरी सतह है वह किससे मिलके बनी होती है? एपिथेलियम की होती है, पतले झिल्लीनुमा संरचना होती है, जबकि बाहर की जो किससे होती है? शल की उपकला होती है। यह हमने समझ लिया। अब देखिए साथ ही साथ जो बोमन संपुट है, जो बोमन कैप्सूल है, इसके अंदर क्या होते हैं कि कुछ अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? जो इसको फिल्ट्रेशन में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है? अंगुलिनुमा प्रवर्ध उपस्थित है, जो क्या कार्य कर रहे हैं? इसके फिल्ट्रेशन में कार्य कर रहे हैं। तथा इसके चारों ओर क्या होते हैं कि इनमें पोडोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक, और इन पोडोसाइट के बीच में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हमने क्या कहा था? स्लिट पोर्स कहा था। तो ये कंप्लीट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे संपूर्ण हम कह सकते हैं कि यह यहाँ पे फिल्ट्रेशन का या छन्ने का कार्य हो रहा है। ठीक, अब इससे आगे जो भाग निकलता है जो कि कैसा है? कुंडलित है, इसको हमने क्या बोला? पीसीटी वाला भाग बोला। पीसीटी से हमारा क्या तात्पर्य है? पीसीटी भाग को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस वाले भाग के अंदर ये जो भाग है ये किससे मिलकर बना है? सघन गलाकार उपकला से मिलकर बना है। ठीक है, हमने क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में चर्चा करी थी। अब ये सरल घनाकार उपकला से मिलकर जो बना हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या है? भीतर की तरफ इसमें भी अंगुलिनुमा प्रवर्ध प्रेजेंट होते हैं। अंगुलिनुमा प्रवर्ध कैसे? उंगलियों के समान। कैसे? हमने बात करी थी, देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अंगुलियों के समान ये इस तरह से क्या होती है? उंगलियों के समान ये दिख रहा है आपको? ऐसे ऐसे अंगुलियों के समान प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। ठीक है, अंगुलिनुमा प्रवर्ध, यानी कि प्रवर्ध कहते हैं हम, ये उभार कहते हैं। ठीक, तो ऐसे अंगुलिनुमा प्रवर्ध होते हैं। ठीक, तो ये प्रवर्ध क्या करते हैं? इसको इसमें भी ये फिल्ट्रेशन में सहायता करते हैं। एक तो ही पहली चीज तो ये हो गई। साथ ही क्या करते हैं? यह इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी कि इसके एरिया को एक्सपांड कर देते हैं। जब जब इसका एरिया बढ़ेगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा? जो लवण का अवशोषण है वह अधिक होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो अवशोषण की क्रिया है वो पीसीटी के अंदर हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित है? इसके अंदर जो है हमारे अंगुलिनुमा प्रवर्ध उपस्थित हैं, जो क्या कर रहे हैं? इसके क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं। आ गई ये बात समझ में? ठीक है, और साथ साथ में इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी सघन रूप में उपस्थित होते हैं। जो पीसीटी है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी सघन रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक, आ गई बात समझ में? चलिए, अब जो ये कॉन्वोल्यूटेड भाग है, यानी कि एक कुंडलित भाग है, इसको हमने बोला पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहां से अब आपको जो यू टाइप की संरचना दिखाई दे रही है, इसको हमने क्या बोला? लूपोफेनले बोला। ठीक, इसी के साथ ये लूपोफेनले किस दो भागों में है? एक तो डिसेंडिंग भाग हो गया और एक असेंडिंग भाग हो गया। जो डिसेंडिंग भाग है वो कहां से निकल रहा है? पीसीटी से निकल रहा है, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका से निकल रहा है। और जो हमारा डीसीटी वाला भाग है उसके अंदर ही जुड़ रहा है, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में। आई बात समझ में? ये यहाँ पे क्या है? जो यहाँ पे एक और कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि कुंडलित है, तो इसको हमने क्या बोला? डीसीटी वाला भाग बोला, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला, जिसे हम क्या कह सकते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका भी बोलते हैं। अब ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये किस में खुल रही है? एक संग्राहक नलिका में खुल रही है या संग्राहक नलिका में खुल रही है, जिसे हमने क्या बोला? कलेक्टिंग डक्ट बोला। आई समझ में? यानी कि यहां से सीधे आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होते हुए जो कंप्लीट यूरिन का जो निर्माण होगा वो कहां पर आके खत्म होगा? वो हमारी संग्राहक नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आकर एकत्रित होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, इस डायग्राम को आप ढंग से बनाइए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में?
चलिए, अब इसमें हमने इस ऊपर के भाग को और नीचे भाग दोनों भागों को हमने समझ लिया। इसमें अब एक मेन चीज और क्या है, देखिए जो ये पीसीटी से नीचे का भाग है जिसे हमने क्या बोला था, डिसेंडिंग भाग बोला था। अब ये जो डिसेंडिंग भाग है यानी कि जिसे हमने क्या कहा था, आरोही भुजा कहा था। यह आरोही जो भुजा होती है यह भी किससे मिलकर बनी होती है, जिसका ऊपरी खंड होता है, ये जो ऊपर वाला भाग है ये कैसा होता है, मोटा होता है, ठीक। और जो इसका निचला भाग होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। यह पीसीटी के व्यास की ही होती है, ठीक। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, मोटा भाग है, ऊपरी खंड किसका, आरोही भुजा का यानी कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, ठीक। असेंडिंग और डिसेंडिंग इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला, ये दोनों खिलाएंगे हमारे लूप ऑफ हेनले, ठीक। आई बात समझ में। ऊपर का भाग जो डिसेंडिंग का है यानी कि आरोही भुजा का, वो मोटा होता है, सरल घनाकार उपकला से मिलकर बना होता है। किससे, सरल घनाकार उपकला से मिलकर बना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्या कहते हैं कि इसका जो व्यास होता है वो पीसीटी के बराबर होता है। जो निचला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, पतला हिस्सा होता है, ठीक। अब जो निचला हिस्सा पतला हिस्सा है, ये वाला भाग कैसा है, ये तो मोटा भाग हो गया, और ये वाला हिस्सा कैसा हो गया, पतला, ठीक। अब ये जो पतला हिस्सा होता है ये कैसा है, ये जो पतला हिस्सा होता है यह चपटी शल की उपकला का बना हुआ होता है, यानी कि चपटी शल की उपकला इसमें उपस्थित होती है, फ्लैट सेल्स, फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पतला भाग जो है वो चपटी शल की उपकला का बना हुआ होता है। आई बात समझ में। इसी तरह से जो हमारा असेंडिंग वाला पार्ट होगा उसमें भी क्या होगा, जो ऊपरी भाग है ये वाला भाग, ये तो कैसा होगा, सेम क्या होगा, मोटा होगा और सरल घनाकार उपकला से मिलकर बना हुआ होगा, तथा इसका जो नीचे का भाग होगा वो कैसा होगा, निचला भाग पतला भाग होगा, जो भी किस प्रकार से जो चपटी शल की उपकला होती है उससे मिलकर बना हुआ होता है। जिस तरह से यहाँ पे इस पीसीटी वाले भाग में जो मोटा भाग था वो पीसीटी के व्यास के बराबर था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो डीसीटी वाला यानी कि असेंडिंग वाला भाग, जो अवरोही भुजा वाला भाग है वह भी कैसा होगा, डीसीटी के व्यास के समान होगा। आई बात समझ में। इन दोनों में क्या होता है कि ऊपरी भाग मोटा होता है और निचला भाग पतला होता है, डिसेंडिंग की यानी कि हम आरोही भुजा की बात करें या अवरोही भुजा की बात करें, ठीक। अब यहां जो ये यू लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि रक्त की जो सप्लाई होती है वो इससे लिपटी हुई रहती है, ठीक है ना, इसमें नसें ऐसे लिपटी हुई रहती, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को हम वासा रेक्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। अभी नॉलेज के लिए ध्यान रखिए, इसको हम आगे चर्चा करेंगे, इसको जब हम इसकी बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होती है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। अब जो ऊपर का भाग है, कौन सा भाग, हमारा जो डीसीटी वाला भाग है वो भी कैसा है, पीसीटी और डीसीटी वाला भाग। अब देखिए ये जो डीसीटी वाला जो भाग है हमारा, एक तरह से हम कहते हैं कि पीसीटी और जो डीसीटी है इस भाग को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किस तरह से, सपोज कीजिए कि ये वाला भाग है, यहां से इस भाग को हम यहां पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस पिंक चौक से देखिएगा मैं इस भाग को यहां से डिवाइड कर रहा हूं इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखिए इस भाग को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये जो भाग मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, तो इसको हमने दो रीजन में बांट दिया, ठीक। अब ये जो ऊपर वाला भाग है यानी कि पीसीटी और डीसीटी वाला जो भाग है ये कहां पर उपस्थित होता है, ये हमारे कोर्टेक्स रीजन में उपस्थित होता है, इसको हमने क्या बोल दिया, कोर्टेक्स रीजन बोल दिया, ठीक। और जो नीचे का भाग है बचा हुआ ये किस में उपस्थित है, ये हमारे मेडुला रीजन में उपस्थित है, ठीक है। तो ये वाला भाग तो कौन सा हो गया हमारा, वल्कुट का भाग हो गया, और ये कौन सा हो गया हमारा, मध्यांश यानी कि मेडुलरी, मेडुलरी भाग हो गया। आई बात समझ में, यह दो भागों में विभाजित हो गया। अब देखिए यहां से जो ये डीसीटी है, ठीक है, ये पीसीटी और डीसीटी वाला रीजन को हमने बोल दिया कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट वाले भाग में हो गया, नीचे का भाग हमारा मेडुलरी रीजन का हो गया। अब जो डीसीटी है ये किस में खुल रही है, एक संग्राहक नलिका में खुल रही है, ठीक है। अब ये जो संग्राहक नलिका है ये भी किस प्रकार की है, ये जो डीसीटी वाला भाग है वो भी सरल घनाकार उपकला का बना हुआ है, और जो ये संग्राहक नलिका है इस संग्राहक नलिका में क्या होते हैं कि जो मेडुलर रीजन होता है ये किस में उपस्थित है, मेडुलर रीजन में उपस्थित है,
इस वाले भाग में। इस संग्राहक नलिका के अंदर आगे की तरफ क्या होती है, इसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो खुलती हैं, ठीक है। इन सूक्ष्म नलिकाओं को क्या बोलते हैं हम, बेलेनाई की नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां से सूक्ष्म नलिका खुलती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेलेनाई की नलिका, बेलेनाई नलिका, ठीक। अब ये जो बेलेनाई नलिका है यह किस में देखिए खुलती है, ये होता है हमारा, इसमें जो पेपिला वाला भाग होता है, यानी कि पेपिला का जो शीर्ष भाग होता है उसमें जाके खुलती हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं ये किस भाग में है, ये जाएगी पेपिला के शीर्ष भाग में। और फिर ये कहां जाती है, पेपिला के शीर्ष भाग से आती है हमारे किसमें, पेल्विस वाले रीजन में। ये जो रीजन होता है हमारा, यह वाला रीजन, ठीक है, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम, पेल्विस रीजन बोलते हैं। तो ये कहां खुलती है, फिर जाकर हमारे पेल्विस भाग में। आई बात समझ में। और ये प्रेजेंट किस में है, मेडुला वाले रीजन के अंदर उपस्थित है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बार फिर से इस चीज को समझ लीजिए, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या है, एक कैप्सूल, हम कहते हैं कि एक प्यालेनुमा संरचना है, जिसमें क्या है, जो इस प्यालेनुमा संरचना को हमने क्या बोला, बोमन संपुट बोला, यानी कि बोमन कैप्सूल बोला। इसके अंदर आपको उपस्थित दिखाई दे रही है किसकी, गुच्छनुमा संरचना है, कोशिकाओं का गुच्छा है, इसको हमने ग्लोमेरुलस बोला। इसके दो भाग निकले हुए हैं, एक तो अभिवाही धमनिका और एक हमारी अपवाही धमनिका, ठीक है। इसी के अंदर क्या हो सकते हैं, इसी के अंदर कुछ प्रकार के उभार उंगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको फिल्ट्रेशन में सहायता करते हैं। साथ ही साथ इससे एक कुंडलित भाग निकल रहा है, इस कुंडलित भाग किससे बना हुआ है, सरल घनाकार उपकला से बना हुआ है, ठीक। इसके अंदर भी क्या होते हैं कि अंगुलीनुमा प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ क्षेत्रफल को बढ़ाने के साथ इसमें क्या होती हैं कि माइट्रोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होती हैं, सघन माइट्रोकॉन्ड्रिया रूप में उपस्थित होती हैं। तो ये क्या करती है, क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, लवणों का अवशोषण होता है इस पीसीटी वाले रीजन में, जिसको हमने क्या बोला, कुंडलित समीपस्थ नलिका बोला, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला। सुनते जाइएगा, जो हमारा पीसीटी वाला भाग है, इससे हमारे कौन सा भाग निकलता है, इससे बात आती है हमारी असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिसे हमने क्या बोला, आरोही भुजा बोला। ये जो आरोही भुजा होती है ये ऊपर की तरफ से मोटी होती है, सरल घनाकार उपकला से मिलकर बनी हुई होती है, और इसका जो व्यास होता है वो पीसीटी के बराबर होता है, ठीक। इसका जो निचला भाग है वो कैसा होता है, पतला होता है, जबकि जो कि चपटी छल की उपकला का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको जो यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हमने क्या बोला, इससे इसमें सप्लाई, रक्त की सप्लाई प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। और इस यू शेप को हमने क्या बोला, हमने लूप ऑफ हेनले बोला। इन दोनों को मिला के, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही भुजा व अवरोही भुजा दोनों मिला के क्या बना रही है, एक लूप ऑफ हेनले का निर्माण कर रही है, जिसकी जो कैसा है, यू शेप का है। आई बात समझ में। इसी प्रकार से जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यानी कि अवरोही भुजा है, इसमें जो निचला हिस्सा होगा वो चपटी छल की उपकला का बना हुआ होगा, और इसका जो ऊपर का हिस्सा होगा वो भी कैसा होगा, मोटा होगा, जो भी सरल घनाकार उपकला का बना हुआ होगा। और इस ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, ये भी कैसा होगा, मोटा भाग होगा, और निचला पतला भाग होगा। यह आकर कहां खुलता है, यह खुलता है हमारी दूरस्थ कुंडलित नलिका में, डीसीटी के अंदर, ठीक है। जो हमारा पीसीटी और डीसीटी वाला रीजन है वो कौन सा रीजन में खुलता होता है, ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन यानी कि वलकुट वाला भाग कहलाता है। और जो इसके नीचे का हिस्सा है जहां पे हमारी संग्रह नलिका, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है, ये वाला भाग हमारा कौन सा कहलाता है, ये हमारा मेडुला रीजन कहलाता है। अब यहां से डीसीटी वाले भाग से एक संग्राहक नलिका निकलती है, संग्राहक नलिका से होते हुए नीचे की तरफ क्या होता है कि यहाँ पे छोटी छोटी जो नलिकाएं होती है वो किसमें खुलती है, बेलनाई ऑफ एक भाग में खुलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलनाई नलिका बोलते हैं, ठीक है। ये बेलनाई नलिका में क्या होता है, पेपिला शिश में खुलती है, पेपिला शिश से कहाँ खुलती है, हमारे पेल्विस वाले रीजन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सीधे जो हमारे ब्लैडर है उसके अंदर चला जाता है, यहाँ पे पूरी क्रिया हो जाती है और यूरिन का जो है पास आउट हो जाता है, कंप्लीट है प्रोसेस इसके बाद का होता है। आई बात समझ में आपको। यहां तक हमने क्या देख लिया, इस पूरे भाग को हमने समझ लिया। ये थी हमारी नेफ्रॉन की संरचना, जिसको हमने पूरे डायग्राम को, हमारी की संरचना को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लेबल करके समझ लिया है। तो आप इस डायग्राम को नोट डाउन कीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। इसके बाद बात करेंगे हम इसके अगले भाग में, इसके टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में तथा इसकी क्रियाविधि के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।